प्रथमे गुरु वंदना करो, फिर मम नाम गणेश। प्रथमे गुरु वंदना करो, फिर मम नाम गणेश। सिमरु माता शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश। सिमरु माता शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश। मेरी आन रखना, ओ मेरी शान रखना, मेरी आन रखना, मेरी शान रखना, मेरी आन रखना, मेरी शान रखना। नर्मदे हर हर। नर्मदे नर्मदे हर। बहुत सुंदर प्रार्थना गीता, धन्यवाद। आज का यह कार्यक्रम अखिल भारतीय नारमदीय ब्राह्मण महिला संगठन के बाल संस्कार विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला संगठन सलाहकार श्रीमती शोभा शर्मा जी द्वारा की जा रही है। महिला संगठन अध्यक्ष श्रीमती सरिता पारे जी, संगठन महामंत्री श्रीमती सुनीता चौरे जी, श्रीमती वीणा मंडलोई जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे आज के कार्यक्रम की वक्ता श्रीमती अर्चना शास्त्री जी भी हमारे बीच पधार चुकी हैं। हमारे लिए अत्यंत खुशी की बात है कि खरगोन से पूर्व अध्यक्ष खरगोन नारमदीय ब्राह्मण समाज श्री राजेंद्र परसाई जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अब मैं अखिल भारतीय नारमदीय ब्राह्मण महिला संगठन अध्यक्ष श्रीमती सरिता पारे जी को स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करने से पहले 2 लाइनें दीदी के लिए कहना चाहूंगी। हमारी नई पौध को धर्म और संस्कृति से जोड़ना, इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आदरणीय सरिता दीदी ने प्रत्येक इकाई में बाल संस्कार शाला शुरू करने की कार्य योजना की शुरुआत की। दीदी के इसी कार्य के लिए दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं स्वागत भाषण के लिए श्रीमती सरिता दीदी को आमंत्रित करती हूँ। दीदी म्यूट है। धन्यवाद दीदी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं हमारी आज की मुख्य वक्ता श्रीमती अर्चना शास्त्री जी के बारे में आप सभी को कुछ बताना चाहूंगी। अर्चना शास्त्री जी उनके ट्रेनिंग के जोश और उनके मजाकिया स्वभाव के कारण काफी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने इंग्लिश में एमए किया और अपना कैरियर शिक्षा के क्षेत्र में शुरू किया।
उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ट्रेनिंग दी, कंटेंट डेवलपमेंट में थोड़ा अनुभव लिया और साथ ही स्टैनफोर्ड इंग्लिश एकेडमी में स्किल डेवलपमेंट के एकेडमिक हेड के स्तर पर कार्य किया। अर्चना शास्त्री जी को प्रशिक्षण में पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त है। वे कम्युनिकेशन सुधार, लाइफ स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन स्किल्स, वर्क लाइफ बैलेंस इत्यादि विषयों पर ट्रेनिंग देती हैं। उन्हें 23 वर्षों से अधिक कार्य का अनुभव है। उन्होंने 75 से अधिक कंपनियों में 20,000 से अधिक कारपोरेट कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी है। अर्चना जी ने बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से बायोलॉजी में एमएससी किया, साथ ही मध्य प्रदेश टेक्निकल भोपाल से डी फार्मा, विक्रम विश्वविद्यालय से इंग्लिश में एमए और लखनऊ विश्वविद्यालय से बीएड किया। उन्होंने आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, शिक्षा, हेल्थ केयर, मीडिया इत्यादि सेक्टर्स में कार्य का अनुभव है। अब मैं इतनी सारी उपलब्धियों के साथ अब मैं श्रीमती अर्चना शास्त्री जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन दीदी। धन्यवाद। आपने बहुत ज्यादा बता दिया मेरे बारे में, पर धन्यवाद आपका। नर्मदे हर सभी को। मतलब मुझे आज ये प्लेटफॉर्म मिला है और जब मुझे ये टॉपिक के बारे में बोलने के लिए कहा गया तो मैंने सबसे पहले यही कहा था कि मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ इस टॉपिक के लिए। कोशिश करूंगी अपनी तरफ से ये बताने के लिए। तो जो बाल संस्कार पाठशाला का जो दीदी ने शुरुआत की है, सरिता दीदी का ये जो सपना था वो साकार हो रहा है, तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई इस चीज के लिए। और आपकी टीम ने सच में बहुत मेहनत भी की है सारी चीजों को करने के लिए। डॉक्टर मीनाक्षी जी का भी धन्यवाद कि उन्होंने हमें इतना अच्छा गाइडेंस दिया इसको बनाने के लिए। और तो ये जरूर कहूंगी कि ईश्वर से प्रार्थना है, माँ नर्मदा से प्रार्थना है कि हमारा ये प्रयास जरूर सफल हो। नर्मदे हर। तो जब हम बाल संस्कार की बात करते हैं, बहुत सारी बातें होती है। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य जो है वो जन्म से शूद्र होता है और उसके बाद संस्कार से ही वो द्विज यानी कि ब्राह्मण बनता है, श्रेष्ठ बनता है। संस्कार से ही मनुष्य को देवत्व का जो वो कहते हैं ना, मनुष्य में देवत्व का उदय होता है। मनुष्य जब बनता है जब हम संस्कार, नहीं तो हमारे पास वही सारे गुण आते हैं जो जानवरों में होते हैं। तो हमें क्या अंतर लाता है वो है हमारे संस्कार। संस्कार, अगर मैं कहूंगी कि संस्कारहीन व्यक्ति जो है चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो जाए, कितनी भी डिग्रियां वो प्राप्त कर ले, लेकिन वो मनुष्य के स्तर पर नहीं माना जाता अगर उसे उसमें संस्कार है। इनफैक्ट हम अगर किसी के घर जाते भी हैं तो हम सबसे पहले, अगर बच्चे उनके मिसबिहेव करते हैं या हम छोटी सी चीजें भी देखते हैं तो सबसे पहले घर आके क्या कहते हैं, कैसे संस्कार दिए माँ बाप ने, इन्होंने उन बच्चों को कुछ सिखाया ही नहीं है। तो वहीं से संस्कार का जो शुरुआत होती है वो अपने घर से होती है। तो मनुष्य बनने के लिए जीवन में पढ़ना आवश्यक है, साथ में सुसंस्कार लाना भी जरूरी है। और अगर मैं सुसंस्कारों के बारे में बात करूं या संस्कारवान बनाने के लिए किसी भी बच्चे की, तो उसके संस्कारवान बनने के लिए 3 माध्यम है उसके पास। पहला माध्यम है उसका अपना परिवार, उसके माता पिता और उसका घर। दूसरा माध्यम होता है उसकी पाठशाला, उसका स्कूल, उसके शिक्षक। और तीसरा है समाज। अब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन ये हम सब जानते हैं अच्छे से कि आज ये तीनों की स्थिति बहुत ही दयनीय और चिंताजनक है। तीनों जगह बहुत अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि मानते हैं माता पिता, लेकिन माता पिता के पास आज जब ग्लोबलाइजेशन की बात होती है, हमारे पास इतना समय ही नहीं हो पाता कि हम बच्चे में ये सब बातें डाल पाए। भले ही हमने अपने सीख करके आए, लेकिन बच्चे में पहुंचाने के लिए हमारे पास समय नहीं होता है। पाठशाला के बारे में हम सब, फिर मैं वही कहूंगी, लॉर्ड मैकाले ने हमें क्या दे करके गए और क्या हम वहाँ सीख रहे हैं। वहाँ केवल और केवल नौकरी करने के लिए आपको तैयार किया जाता है।
बस आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाए। लेकिन मैं इतने सालों से ट्रेनिंग में काम कर रही हूँ, कई कंपनीज में जाती हूँ, बड़ी से बड़ी कंपनियों में भी गई हूँ, छोटी से छोटी में भी गई हूँ, और मैंने वहाँ यही पाया कि एक ही चीज है जो अंतर लाता है, वो है आपका ह्यूमन स्किल या ह्यूमन बॉन्ड, या जो आपके संस्कार हैं, वो आपको एक दूसरे के साथ जुड़ने में, कनेक्ट होने में मदद करता है, ना कि आपके आईटी स्किल्स। ये सब तो सबके पास होते हैं। मैंने अपना एक सर्टिफिकेशन भी किया था इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर मैं इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करूं तो वो पूरी तरह से ये बात करता है कि आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं और आप उसको कैसे बैलेंस रख सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस की जो किताब है डैनियल गोलमैन ने लिखी थी, लेकिन वो पूरी तरह से आधारित है हमारे गीता पर, भगवत गीता पर। जब मैंने उसको पढ़ा तो तब मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि हमारे अपनी चीजें हम भूल गए। चूंकि हम भगवत गीता अगर घर में अगर हम बात करें, कई श्लोक है उसके अंदर, कई कई चीजें, हमें हमें इतने अच्छे गुरु मिले श्री कृष्ण, और हम जाकर के डैनियल गोलमैन को पढ़ रहे हैं और उसे पैसा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये है कि मेरे स्कूल में नहीं आया, घर में माता पिता ने जो थोड़े बहुत श्लोक बनाए, और उस समय पूरी तरह से हमने दौड़ लगाई थी, स्कूल, कोचिंग, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बड़ा होके कुछ करना है, तो टाइम ही नहीं मिलता था। ये एक बहुत मतलब बहुत सारी चीजें, तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने बहुत सारी परंपराएं हमें बता के गए, बहुत सारी अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें हमें उन्होंने बताई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन पिछले 2 पीढ़ियों से जो चला आ रहा है, 2 पीढ़ी और मेरी अपनी पीढ़ी, 3 पीढ़ी कह लूंगी, 3 पीढ़ियों में इन सब चीजों की धज्जियां उड़ गई हैं। सारी चीजें हम लोगों ने मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में धीरे धीरे कम करते गए। धीरे धीरे उन चीजों का महत्व हमने अपने बच्चों को नहीं बताया। मैं अपनी माँ से पूछती थी कि ऐसा क्यों, ऐसे आप आंवला नवमी मनाती है, तो आप आंवला नवमी क्यों मना, नहीं वो तो मेरी माँ ने कहा था इस दिन आंवला नवमी होती है, तुम्हें भी करना है। उसके पीछे उन्होंने मुझे कारण नहीं दिया। अब माँ को भी उनकी माँ ने कारण नहीं दिया, बस ये है कि अपने यहाँ परंपरा है, अपने यहाँ रिवाज है, अपने यहाँ रीति है, अपने ये मंत्र बोले जाते हैं, अपने ऐसी पूजा होती है, पर उसके जब तक हमारे पास उत्तर नहीं आएंगे हम आगे कैसे बढ़ेंगे। और इसी वजह से वो चीजें धीरे धीरे कम होती गई हमारी तरफ से। और जो नई युवा पीढ़ी आ रही है, उनको ज्यादातर हम ये लोग सोचते हैं कि ये लोग एकदम फ्री, स्वतंत्र विचार किए हैं, ये लोग ये कुछ करना नहीं चाहती। इनफैक्ट मैं बहुत सारे आईटी कंपनीज या और भी कंपनीज में जाती हूँ, तो जो नई युवा पीढ़ी है मैं उन्हें ये भी देखती हूँ कि वो फट से जवाब दे देते हैं। तो कई बार मुझे लगता है कि इन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया, पर उनकी भी कोई गलती नहीं है। उनकी, हम उन्हें दोष नहीं दे सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ही उनकी नींव मजबूत नहीं करी है। हमारी तरफ से ही कुछ चीजें आई है जो पूरी तरह से हुई नहीं है। तो हमारी नई पीढ़ी को हमने सांस्कृतिक रूप से अपंग बनाया है। एक तरह से हमने उनको पूरी तरह से एक सही ढांचा नहीं दिया हुआ है। दूसरा एक और बात मैं हमेशा कहूंगी कि संस्कार जो है, इसको अगर बच्चों में इसको वैल्यूज वर्ड भी अगर मैं ले लूं, एक इंसान बनने के लिए, एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए, हर उम्र में कुछ ना कुछ बच्चे में एक चीज डेवलप होती है। चाइल्ड साइकोलॉजी में हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ा हुआ भी है, और स्कूलों में उसी के बेसिस पे काम भी होता है। और हम अपने परिवार में, अपने घर में अपने बच्चों के साथ उस तरह से व्यवहार करें तो उन्हें एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस होती हैं, या अगर हम काउंसलिंग करते हैं, तो मानसिक रूप से बच्चों में बहुत सारे इश्यूज पाए जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हर उम्र में हम कोई ना कोई एक चीज ग्रहण करते हैं और उसको अपनी पर्सनालिटी में क्या कहते हैं, बना लेते हैं। तो जो 18 महीने तक का जो बच्चा होता है ना, छोटा सा, उस 18 महीने के बच्चे में एक वैल्यू डेवलप होती है, वो है विश्वास।
आप किस तरह से ट्रस्ट कर सके दूसरों पे। और आपने देखा होगा कि कई बड़े लोग जो हैं वो बहुत जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते, हमेशा शक रहता है। उसका कारण है उनकी लाइफ में 18 महीने की उम्र तक कुछ ऐसा उनके साथ हुआ होगा जिससे उनका विश्वास हिल गया। तो वो जो ट्रस्ट का इशू होता है ना, और इसी वजह से जो वो ट्रस्ट कैसे डेवलप होता है बच्चे में, माँ जो है वो बच्चे के साथ हमेशा बनी हुई रहती है, हमेशा बच्चे के साथ रहती है, उसे दूध, उसको जब भी भूख लगेगी माँ उसको दूध पिला देती है। तो उसको वो एक ट्रस्ट होता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी माँ है हमेशा मेरे साथ। जो 18 महीने तक बहुत इम्पोर्टेंट पीरियड है माता पिता का उसके साथ रहना, और वो एक इस तरह से, तो वो वहां से उसका एक ट्रस्ट डेवलप होता है। 18 से अगर 3 या 4 साल की उम्र तक जो है ना बच्चा, वो उसको आपने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े लोग कई चीजों में शर्म करते हैं बोलने में, शाय नेचर होता है, बातचीत इजीली नहीं करते। वो उनको कहाँ उनको वो आदत डेवलप हो गई है, वो आदत डेवलप हुई है उनके 18 साल से 4 साल की उम्र तक, जब वो बच्चा पॉटी ट्रेनिंग कर रहा है, कहीं सुसु कर देता है तो हम चिल्लाते हैं, हम डांट देते हैं उसको। और वहां तो आप सोचिए कि बचपन से आप एक एक चीज बोते जा रहे हैं, और हर यहाँ तक कि मैं 50 साल 60 साल की उम्र में भी हम एक कई वैल्यूज डेवलप कर रहे होते हैं। तो सिर्फ बचपन की ही नहीं, उसके बाद जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो वो वहां पर इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करता है। 4 साल के बाद बच्चा कहता है मम्मी मैं रोटी परोसूंगा, मैं मुझे ग्लास में पानी लेकर के जाने दो, और हमने उसे रोक दिया, वही नहीं नहीं तुम गिरा दोगे, नहीं तुमसे नहीं होगा, और आपने उसको इंडिपेंडेंट नहीं बनाया, वो पूरी जिंदगी इंडिपेंडेंट। तो ऐसे छोटे छोटे संस्कार सोचिए हम हर उम्र में डालते जा रहे हैं, और फिर हम कहते हैं कि एक अच्छी पर्सनालिटी बन करके नहीं निकला। तो संस्कार होना कितना इम्पोर्टेंट है हर उम्र में, हर एक छोटी छोटी बातें, इसी सब चीज को ध्यान में रखते हुए अगर जो बाल संस्कार पाठशाला सरिता दीदी ने अनाउंस की है, इसी को इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रख के हमारे बच्चों को वापस हमारी जड़ों से जोड़ने के लिए, हमारे बच्चों को वापस हमारे जो रीति रिवाज परंपरा धर्म, एक अच्छे नैतिक शिक्षा, ये सब चीजों को करने के लिए पाठशाला का अनाउंसमेंट किया है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट रोल बनता है माता पिता का। समाज के रूप में आपको महिला महासभा अध्यक्ष तो खुद दे रही है ये प्लेटफॉर्म। मैं तो कहूंगी कि समाज के रूप में तो हमारे पास खुद वो प्लेटफॉर्म चल करके आया है। पाठशाला तो अपना, अगर हम बच्चों को इसमें जोड़ेंगे तो पाठशाला का काम भी ऑलरेडी हो जाएगा। अब तीसरा काम बहुत जरूरी बन रहा है, वो माता पिता का, जो अपने बच्चों को इसमें रजिस्टर करें। ये 3 चीजों से एक बच्चे में संस्कार डेवलप होंगी। इस पाठशाला का जो रूपरेखा इन्होंने बनाई है वो 4 इसमें किया है। तो उसके भी पहले मैं जो आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि इस चीज का बीज ऐसा नहीं कि अचानक से कल या इसी साल डल गया था। ये सरिता दीदी बहुत समय से सोच रही थी, 2-3 सालों से उनके काफी इस बारे में वो चर्चा करती रही, सोचती रही, और उन्होंने 2 साल पहले करुणाधाम आश्रम के साथ में बहुत क्लोजली ये काम शुरू भी किया था। इस बात की मैं खुद गवाह हूँ क्योंकि मेरे साथ खुद बात हुई थी उनकी। फरवरी मार्च में हमने बात की थी कि हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं और आप आना उसमें जरूर, और उसके बाद आ गया कोविड, और हमारा ये सारा जो प्लान था फिजिकली करने का वो पूरा हो नहीं पाया। तो उस समय उन्होंने ये शुरुआत की थी कि हम समर कैंप करेंगे और उसमें ये सारे ज्ञान की बातें और सारी चीजें करेंगे। और उसके बाद कोविड हुआ, और उसके बाद तो हमारा बहुत ही हम लोग सब सौभाग्यशाली हैं कि सरिता दीदी हमारे साथ अध्यक्ष पद पर आई, और आगे इसी बात को वो आगे सभी पूरे समाज को आगे ले जाने के लिए, हमारे बच्चों को एक अच्छे संस्कार देने के लिए ये प्लेटफॉर्म उन्होंने शुरुआत की। काफी मेहनत की है उन लोगों ने, साथ में सभी लोगों के साथ डिस्कशन किया, और इससे भी बड़ा सौभाग्य हमारे साथ डॉक्टर मीनाक्षी जी मिल गई हमें, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा हमें गाइडेंस दिया। उन्होंने बताया कि क्यों जरूरी है, कैसे हम इसको आगे ले जा सकते हैं, और उन्हीं के गाइडेंस में धर्म और संस्कृति के साथ जुड़ने के लिए
ये बाल संस्कार पाठशाला की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें 4 ग्रुप्स बनाए हैं। पहला एक ग्रुप है वो 3 साल से 6 साल के उम्र के बच्चों के लिए, जिसका नाम हमने छोटा भीम रखा है। मैं सोचूंगी कि इसमें सबसे ज्यादा बच्चों को आना चाहिए, क्योंकि ये अगर बच्चे हमारे पास सबसे ज्यादा आ गए ना, 3 साल से 6 साल के, समझ लीजिए आज से 20 साल बाद जो हमें युवा मिलेगा वो जिस तरह के संस्कार लेकर के हमारे समाज को आगे लेकर के जाएगा। मैं तो 20 साल ज्यादा बोल रही हूँ, मैं तो कहूंगी कि 15 साल बाद ही समझ लीजिए, वहीं से शुरुआत हो जाती है। 18 साल का एक 16-17 साल के जो बच्चे आज समाज का आईना है, 16-17-18 साल के बच्चे, तो 3 से 6 साल के बच्चों के लिए ये सबसे राइट एज है। किसी भी तरह का जो बीज हम अभी बोएंगे ना, उसका हमें फल जरूर अच्छा मिलेगा। तो ये एक टाइम है आप जो, क्योंकि ये बच्चे ना बहुत ज्यादा मिमिक करते हैं। आप ये टाइम पे आप देखना, जैसे मम्मी बोल रही है वैसा ही वो बोलेगा, जैसे पापा खाते हैं मुझे वही थाली में चाहिए, वही सब्जी, चाहे अच्छी लगे ना लगे उतनी सब्जी दो मुझे, उसी तरीके से बैठना है। उसे डाइनिंग टेबल पे बैठते नहीं आ रहा है तो आप 4 कुशन लगा दो, उसके ऊपर बिठाओ, पर मुझे भी चेयर पे बैठना है। ये वो कोशिश करता है, ये वो बच्चा है जहाँ इंडिपेंडेंट होने की और वो अपने आसपास के माहौल की। तो इनफैक्ट मैं हमेशा बोलती हूँ कि पर्सनालिटी जो बनती है ना, वो 3 चीजों से बनती है। सबसे पहला आपकी शिक्षा। आपकी शिक्षा सिर्फ स्कूल नहीं है, अभी फिर मैंने कहा शिक्षा मिल रही है समाज से, एनवायरनमेंट से, शिक्षा मिल रही है पाठशाला से, और शिक्षा मिल रही है माता पिता भाई बहन या दोस्तों से। तो एक हुआ आपका एजुकेशन, दूसरा हुआ आपका अनुभव। हम कैसा अनुभव, हमें क्या क्या अनुभव होता है हमारे आसपास की चीजों से, उससे भी हमारी पर्सनालिटी बनती है। और तीसरा है हमारा माहौल। अगर हम एक अच्छा माहौल, एक अच्छा एनवायरनमेंट देंगे तो हमारी पर्सनालिटी वैसे ही निखर के आएगी। और आप इसका बहुत कई ऐसे उदाहरण देखे हैं कि हमने हमारे घर के माहौल की वजह से हम ये सीख गए। आज मुझे वक्रतुंड आ रहा है, या आज मुझे शिव चालीसा बोलते आती है, या आज मुझे राम रक्षा आ रही है। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ देखती रहती थी कि मेरी मम्मी जोर जोर से बोलती रहती थी और खाना बनाती जाती थी। तो सबसे पहला श्लोक मैंने सीखा था राम रामेति, क्योंकि वो बहुत आसान भी होता था और वहां से सीख लिया था कि राम रामेति। फिर धीरे धीरे करके सीखते गए हम लोग। तो मम्मी नहा करके आते से कभी किसी से बात नहीं करना और जोर जोर से अपने कुछ ना कुछ पाठ करती रहती थी, चलती रहती थी, और हम खेलते, भाई बहन वहां खेलते रहते थे। और वहीं से हमने वो अडॉप्ट कर लिया, कभी बैठ करके उसको रटा नहीं, क्योंकि वो 3 से 6 साल की उम्र में हमें मिला। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप है छोटा भीम, जहाँ पे सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन है, तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यही हमारी आगे की वो है। उसके बाद 6 से 9 वाली जो उम्र है वो है कान्हा की सेना के रूप में हमने उन्हें बताया है। मैंने जैसे बताया था आपको कि 6 से 9 वाली वो एज है जहाँ पर बच्चा इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करता है। जहाँ पर आप अगर बच्चे को देखोगे ना तो कुछ क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियस हम अंग्रेजी में कह सकते हैं, जहाँ पे वो कोशिश करता है कि खुद से कुछ नया करे, कुछ से नया कुछ सीखे नए। और आप देखना वो कुछ ना कुछ बना बना के आपके पास खिलौने में लेकर के आएगा, नहीं तो कोई ड्राइंग बनाएगा, या खुद ही अपनी कोशिश करेगा कि मैंने बोट बनाने की कोशिश। खेल में भी वो शो करेगा, काम में भी वो शो करेगा, यानी कि वो अपने खुद के काम में क्रिएटिविटी लाने की कोशिश कर रहा है। और आप कृष्ण के जीवन में भी देखेंगे 6 से 9 में उन्होंने ऐसे बहुत से काम किए हुए हैं, जहाँ पर कुछ अलग अपने क्या कहते हैं, खुद से इंडिपेंडेंट होके और अपनी कोशिश शुरुआत में करी। और अगर हमने उन्हें यहाँ पे सही पकड़ लिया तो ये जीवन में आगे जाके बहुत सफल होगा। नहीं तो इन बच्चों में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है कि मुझसे नहीं होगा। जो लोग कहते हैं ना, अरे नहीं मेरे में वो नहीं है, ये 6 से 9 की उम्र है जहाँ पर आप उनको पकड़ सकते हो, उनमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स न आए। और यही हमारी कान्हा की सेना में भी हम लोग इसी गाइडलाइन को ले करके आगे जो प्लान कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो इसी टाइप के रहेंगे।
जिसके बारे में हम बात करेंगे। फिर उसके बाद हमारी 9 से 12 वाली एज के बच्चा एज ग्रुप है। ये वो एज ग्रुप हम बोलेंगे जहाँ पे टीनेज की शुरुआत होती है। यहाँ पे बच्चा जो है ना, ज्यादातर बच्चे 9-10 साल के बच्चे रिबेल करना, माँ बाप से पलट के नहीं नहीं ये तो आप ऐसे बोल रहे हो, इस तरह से बातें करना, इनके लॉजिक्स बहुत होते हैं, इनके क्वेश्चंस बहुत होते हैं। इसको इन बच्चों के ग्रुप को हमने आरुणी नाम दिया हुआ है। ये आरुणी की सेना आरुणी है। एक्चुअली ये बच्चे क्यों ऐसा कर रहे होते हैं? 9 से 12 की जो उम्र होती है ना, इन बच्चों में एक्चुअली रोल कंफ्यूजन होता है। क्योंकि माता पिता क्या कहते हैं, अरे तुम तो बड़े हो गए हो। कुछ चीजों के लिए हम उन्हें कहते हैं, अरे तुम बड़े हो गए हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है, इस तरह से तुम्हें करना नहीं होता है। दूसरी तरफ हम इन्हीं को कहते हैं, अभी तुम बहुत छोटे हो इन कामों के लिए। अब आप सोचो, वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं बड़ा हूँ या मैं छोटा हूँ। उसे यही नहीं समझ में आता कि आप मुझे कभी तो कहते हो तुम बड़े हो गए हो, कभी कहते हो तुम छोटे हो। तो उसका रोल कंफ्यूजन चल रहा होता है और इसलिए वो रिबेल करता है। इसलिए वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। वो चाहता है कि मैं हूँ कौन, मेरा क्या, मैं क्या करना चाहता हूँ। ये उम्र के बच्चे ही आपको सब बताएंगे कि मेरे को ये बनना है, मेरे को ऐसे करना है। इनके रोज प्लान चेंज होते हैं क्योंकि इनको अभी तक कंफ्यूजन ही है अपनी लाइफ से। तो इस ये जो एज में अगर आप अपने बच्चों को सही संस्कार देंगे, सही नैतिक शिक्षा देंगे, तो इनमें जो कहते हैं ना, अपने खुद को जानने की बहुत अच्छी क्षमता होती है। ये उम्र है जब वो खुद को जानने की शुरुआत कर रहे होते, तो रोल आइडेंटिटी यहाँ से शुरू होती है उनकी अपनी। तो कान्हा की सेना के बाद आरुणी सेना, आरुणी नाम भी वही रखा है, कह सकते हैं कि हवा के झोंके जैसा भी है, समझिए ये एक मौका। और ये बहुत से लॉजिक रीजनिंग के साथ, तो इस समय इन्हें वहां पे इस तरह से हम मदद करेंगे हम लोगों को। उसके बाद जो है 12 से 15 की जो है वो है नचिकेता ग्रुप। 12 से 15 एक टीनेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है अगर हम देखते हैं। और 12 से 15 वाला जो एक ग्रुप है ना, अगर आप देखते हो कि ये वो ग्रुप है जहाँ पे ये लोगों के फ्रेंड्स ज्यादा बनने लगते हैं, इंटीमेसी ज्यादा देखना चाहते हैं। और यहाँ से ही 12 से 15 साल की उम्र एक वो उम्र है जहाँ पे माहौल का बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये घर के माहौल से बाहर के माहौल में जाने लगते हैं। ये वो उम्र है जहाँ पे अब इनके फ्रेंड्स की ज्यादा सुनते हैं, जहाँ पे अपने शायद टीचर से भी सुनने लगे, क्योंकि माहौल बाहर का ज्यादा इन्हें पसंद आता है, घर का कम पसंद आता है। तो ये वो वाली एक 12 से 15। तो इस समय अगर इन्हें ये एक राइट माहौल मिल जाए, एक राइट एनवायरनमेंट मिल जाए, राइट गाइडेंस मिल जाए, तो आप इनको देखेंगे कि ये बहुत अच्छी एक पर्सनालिटी बन करके केयरिंग, तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि इस पाठशाला में साइकोलॉजिकल इफेक्ट, व्यावहारिक ज्ञान, नैतिक ज्ञान, धर्म से जुड़ी हुई बातें जैसे मंत्र हैं, श्लोक हैं, गीता का ज्ञान, और एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस समय है वो है हमारा राष्ट्रभक्ति, हमारे देश से कनेक्ट होना। जो कि अगेन मैं बहुत बार देख रही हूँ कि आज जो बाहर का माहौल चल रहा है ना, वो हमको अपने देश से या राष्ट्रभक्ति से दूर भी करता है। कई बार लगता है कि अरे क्यों पॉलिटिकल बातें हैं या ये है, लेकिन जैसे चाणक्य भी कहते थे, जो अपने राष्ट्र का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता है। और मैं जब बाहर रह करके आई ना, तो मैंने अपने देश की वैल्यू समझी। वहां पर जब मैं थाईलैंड में रही 8 साल, और मैंने वहां देखा कि हम घर से कॉलोनी गेट से भी बाहर निकलते थे ना, तो सबसे पहला चेक होता था पासपोर्ट है कि नहीं अपने पास।
मतलब कितना डर लगता था, कुछ भी होगा हमें वहां नहीं होना चाहिए, कोई गलत उसमें नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी, कोई अपना नहीं। और आज हम अपने देश में बेधड़क घूमते हैं कोई चिंता नहीं है। प्लस देश से कनेक्शन, राष्ट्र प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं एक मिलिट्री ग्रुप के साथ भी जुड़ी हुई हूँ, और ये बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हम लोग उनके साथ एक प्रोग्राम कर रहे हैं, जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारे स्कूल्स में ऑलरेडी चालू कर लिया है। तो उन्हें यही शिक्षा दे रहे हैं, एक नैतिक शिक्षा, दूसरी उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बातें, तीसरा हमारे जो धर्म से वापस जुड़ने की बातें कि कैसे हम अपने धर्म से जुड़े, और चौथा जो है मिलिट्री वालों को बुलाए, उनमें डिसिप्लिन लाना और नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद कैसे पैदा करो। ये हमारे मोदी जी ऑलरेडी कर रहे हैं और मैं उस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई हूँ। मुझे बहुत गर्व होता है इस सब चीज को देख करके। हमने दिल्ली वगैरह में ऑलरेडी शुरू कर दिया है, और जून में हम मुंबई, पूना और आसपास के इलाकों में यही जो 9 से 15 साल के बच्चों के साथ कर रहे हैं ये प्रोग्राम। तो आप सोचिए कि जब उनको भी ये इसकी महत्ता समझ में आ गई देश में लोगों को, तो हम अपना एक छोटा सा योगदान, और हम अपने बच्चे को अगर इसमें रजिस्टर करते हैं तो कितना बड़ा बना सकते हैं, कितने एक संस्कार के साथ। एक ये जरूरी नहीं है कि पंडित बनना है या पूजा पाठ अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों से जुड़ना बहुत जरूरी है। और इन्हीं सभी बातों को लेकर के हम लोग ये पाठशाला शुरू कर रहे हैं। अनुया जी जरूर आपको सब डिटेल और देंगी, शायद ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में सब जगह अभी ऑलरेडी ग्रुप बना लिए गए हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेज दिए गए हैं, गूगल फॉर्म भरिए, सही ग्रुप में जुड़िए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पेरेंट्स का सपोर्ट बिना उसके पॉसिबल नहीं है। एक बार बच्चों को अगर हमने आदत लगा दी, वो सीखना चालू हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आगे भी बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन सबका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। छोटे बच्चों के साथ पेरेंट्स बैठिए, आप भी बैठेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। जैसे मैंने कहा ना, 3 से 6 साल का बच्चा चाहता ही है कि उसको अकेले भी कुछ करने को मिले, और वो कंटिन्यूस आपको देखता भी रहेगा कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, शाबाशी देना उसको, या उसको नहीं कुछ तो उसके कान में बातें जाती रहे। घर में हम लोग जो सुबह से आप देखिए ना, रोज अगर हम हनुमान चालीसा ही लगा देते तो बच्चा ऑटोमेटिकली तोतली जबान में 2 लाइन ही बोलेगा, पर बोलेगा जरूर। तो ये बहुत जरूरी है कि उसका माहौल बनाना पड़ेगा। माहौल आप दे सकते हैं, पाठशाला और समाज की तरफ से योगदान महिला महासभा लेकर के आई जरूर है। तो माता पिता का को ही अब आगे आना है, और मैं इसी उम्मीद के साथ अपनी बात खत्म करती हूँ कि इसमें बहुत रजिस्ट्रेशन हमारे पास आए, हम सब सफल हो, आप सब जुड़िए इससे। और कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप जरूर पूछ सकते हैं, हम लोग सब हैं यहाँ पर। धन्यवाद, फिर से शुभकामनाएं पाठशाला के लिए। नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार दीदी। धन्यवाद। आपका साथ बना रहेगा तो जरूर हमारी पाठशाला नई नई ऊंचाइयों के आयाम कायम करेगी। अब मैं पाठशाला के सम्मानीय गुरुजनों को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो सम्मानीय गुरुजन आकर पाठ्यक्रम से संबंधित और जानकारी आपको देंगे। छोटा भीम पाठशाला ग्रुप से सुषमा साथ जी हमारे बीच उपस्थित हैं। सुषमा दीदी, आपको आमंत्रित करना चाहूंगी मैं। सुषमा साथ जी उपस्थित हैं? श्रुति, सुषमा दीदी ने ज्वाइन किया था क्या? अभी नहीं दिख रहे हो। वर्षा दीदी या उषा पाराशर जी कोई है? उषा दीदी, आप आगे छोटा भीम पाठशाला के बारे में जानकारी दीजिए। उषा पाराशर जी। मुझे नहीं दिख रहा है उनका यहाँ पे।
उषा जी का। म्यूट है क्या? कनेक्ट नहीं हो पा रहा है क्या दीदी?